लगातार बढ़ता जा रहा पेट्रोल। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार और ऑयल कंपनीज के बीच में कहीं साठगांठ तो नहीं है? एक प्रश्न चिन्ह उठता है। बहुत ज्यादा महंगाई जो है वो भ्रष्टाचार की वजह से है। केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिट गया तो महंगाई मिट जाएगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि महंगाई में मामूली कमी तो संभव है, लेकिन महंगाई पूरी तरह खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के स्थानीय मुद्दों और भ्रष्टाचार के बारे में तो खूब बोलते हैं, वादे करते हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर अपनी पार्टी के विजन पर कम ही बताते हैं। देखिए, महंगाई एक काफी हद तक मुद्दा भ्रष्टाचार से संबंधित है। दिल्ली में सब कुछ बाहर से आता है, यहाँ कुछ बनता नहीं। ऐसे में महंगाई कैसे कम करेगी आम आदमी पार्टी? कांग्रेस का दावा है कि विदेशी किराना आने से बिचौलियों पर लगाम लगेगी और महंगाई काबू में आएगी, लेकिन वॉलमार्ट जैसे विदेशी किराना पर आम आदमी पार्टी का रुख पूरी तरह साफ नहीं है। वो इसके साथ हैं या इसके खिलाफ? इसलिए उस सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि आपका प्लान क्या है इसके लिए? देखिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों बातें सच हैं जो भी आपने इसमें क्लिपिंग में दिखाया। और पहली चीज तो ये कि नेशनल स्केल पे महंगाई का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैं एक झुग्गी बस्ती में गया, मैंने पूछा, अम्मा मिली, मैंने कहा अम्मा सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोली बेटा महंगाई है, अब जिया नहीं जाता। तो मैंने कहा अम्मा अपने विधायक को जाके नहीं कहा भाई कुछ कर, महंगाई हो रही है? कहती है वो बेचारा क्या करेगा, महंगाई तो अपने आप ही हो रही है। फिर मैंने कहा शीला दीक्षित को जाके नहीं कहा? कहती है वो बेचारी क्या करेगी, महंगाई तो। सर महंगाई अपने आप नहीं हो रही है, महंगाई सरकारी नीतियों की वजह से हो रही है, महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से हो रही है। दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूं सर मैं आपको। अभी दिल्ली के अंदर और केंद्र सरकार भी कह रही है प्याज की प्रोडक्शन तो ज्यादा हुई है देश के अंदर पिछले साल से, कोई कह रहा है 5%, कोई कह रहा है 10%। आबादी भी इतनी नहीं बढ़ी एक साल के अंदर, तो ये प्याज गया कहां? तो इसका मतलब कालाबाजारी हो रही है, बहुत जमाखोरी हो रही है। अब केंद्र सरकार भी कह रही है जमाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, जमाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन। अरे कब लोगे? जनता तो मर रही है, पिस रही है। शीला दीक्षित का भी 4 दिन पहले बयान आया था कि कालाबाजारी करने वालों के से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि वो कालाबाजारी करना बंद कर दें। अरे हाथ जोड़ के विनती करी जाती है? कालाबाजारी 2 डंडे मारें, जेल में बंद कर दें, कालाबाजारी करने वालों को रेड कर दें उनके गोदाम के ऊपर, सारा प्याज बाहर आ जाएगा। मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि बलात्कारियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, कालाबाजारी करने वालों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। सर थोड़ा फिर ये मन में शक होता है, भाई विनती क्यों कर रही है, कहीं मिली तो नहीं हुई है? एक मन में संदेह तो पैदा होता है कि कहीं मिली तो नहीं हुई है। बिजली कंपनियों का ले लीजिए, दिल्ली में बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ 2002 के अंदर, दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन क्या कह के किया गया था? ये कह के किया गया था कि इन बिजली कंपनियों को ला रहे हैं, दिल्ली में बिजली की चोरी बहुत ज्यादा है और ये प्राइवेट कंपनियां दिल्ली में बिजली की चोरी कम करेंगी और जब चोरी कम हो जाएगी तो हम दिल्ली में बिजली के दाम कम कर देंगे। अरविंद जी, मेरा नाम है दिलीप चेरियन। ये सर मैं ये भ्रष्टाचार ये मैं पूरा तो कर लूं। बिजली इज इंपॉर्टेंट इशू है ना सबके लिए। तो दिल्ली में बिजली की चोरी सर उस टाइम 60% थी, आज दिल्ली में बिजली की चोरी तो कम कर दी इन कंपनियों ने, 15% रह गई। 45% दिल्ली में बिजली की चोरी कम हो गई, विच ट्रांसलेट्स इनटू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज। वो पैसा कहां गया? शीला जी तो कह रही थी कि जैसे बिजली की चोरी कम होगी हम आपके दाम कम कर देंगे, दाम तो 3 गुना हो गए इस दौरान। वो पैसा सारा कहां गया? 2006 के अंदर DERC के सामने बिजली कंपनियों ने कहा था हमको 630 करोड़ का घाटा हुआ है। जब इनके अकाउंट्स की चेकिंग की गई तो पता चला 3577 करोड़ का मुनाफा हुआ था, प्रॉफिट्स हुआ था। इनके सारे अकाउंट्स गड़बड़ हैं। बार बार जनता कह रही है कि इनका ऑडिट करवाओ, शीला जी कह रही है मैं ऑडिट करवाने को तैयार हूं, अनिल अंबानी जी नहीं मान रहे। अरे आप मुख्यमंत्री हैं कि अनिल अंबानी मुख्यमंत्री हैं? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के बारे में दिल्ली प्रोड्यूस नहीं करता इनफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली के सिटीजन्स के लिए, और इसके लिए दाम जो है वो बाकी स्टेट्सों के लिए जाता है और उन स्टेट से खरीदना पड़ता है। आपका क्या प्लान होगा जब आपका घोषणा पत्र में आप क्या प्लान लगाएंगे कि हम किस रेट में बेचेंगे और कहां से हम खरीदेंगे, ये कहां से जनरेट करेंगे? पानी और बिजली का उत्पादन तो हो नहीं सकता दिल्ली में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। देश के अंदर बिजली की प्रोडक्शन बढ़ी है। 2002 में जब बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया गया था तो जब भी कोई पावर प्लांट बनता है तो उसके अंदर दिल्ली का मतलब दे हैव बायलेटरल एग्रीमेंट्स, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स,
उन एग्रीमेंट्स में दिल्ली का एक शेयर होता है कुछ स्टेट्स के अंदर, और कुछ जो है वो ऑन द स्पॉट खरीदनी पड़ती है। आज दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली का जो स्टेटस है, उस स्टेटस के हिसाब से जहां जहां दिल्ली का शेयर है वो सारा मिला के 2002 में दिल्ली वॉज अ पावर डेफिसिट स्टेट, टुडे इट इज बिकम अ पावर सरप्लस स्टेट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन बट ऑन द बेसिस ऑफ पावर अवेलेबिलिटी ऑल अक्रॉस द कंट्री जो दिल्ली को मिल रही है। मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है पर शायद 7,500 मेगावाट पर डे उनको मिल रही है और 6,000 मेगावाट की शायद डेली रिक्वायरमेंट है, तो देयर इज अ सरप्लस अवेलेबल। ये सरप्लस बिजली कंपनियां, इन बिजली कंपनियों ने सिस्टर कंसर्न्स बनाई हुई हैं, उन सिस्टर कंसर्न्स को महंगी बेचती हैं, सस्ती खरीदती हैं, महंगी बुक एंट्रीज की जा रही हैं, और उन बुक एंट्रीज को करके thousands of crores of artificial losses have been booked in Delhi। ये तो गलत है ना सर? लेकिन अरविंद जी ये भी तो हकीकत है कि दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, हम देखते हैं चाहे वो गुड़गांव हो चाहे गाजियाबाद हो, आप जहां रहते हैं वहां पर बिजली न सिर्फ महंगी है बल्कि आती ही नहीं है उतनी, और फिर वो पावर बैकअप लेना पड़ता है जो 17 रुपए पर यूनिट चल रहा है। भ्रष्टाचार है तो इसका मतलब दिल्ली, मैं तो आपको दिल्ली की सारी स्टेट बता रहा हूँ, स्टेटस बता रहा हूँ। नहीं, पर दिल्ली में इस लिहाज से तो दिल्ली में उन आसपास की जगहों से महंगी होनी चाहिए थी ना बिजली, ये सवाल है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको दिल्ली का, मैंने डेटा दिया आपको, सारे कागज हैं हम लोगों के पास। भाई दिल्ली की बिजली कंपनियां अपनी सिस्टर कंसर्न्स बना के खरीद बेच करके आर्टिफिशियल लॉस कर रही हैं। मान लीजिए यूपी वाली भी कर रही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी भाई यूपी में कर रही हैं तो यहां भी अलाउ होना चाहिए, वो भी भ्रष्टाचार कर रही हैं तो उसको भी रोकना चाहिए, इसको भी रोकना चाहिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। अरविंद, मेरा नाम राहुल देव है, मैं पत्रकार हूं। आपने एक मौका, आपको एक गैप मिला है, लोगों के मन में बहुत सारी तमाम चीज़ों को लेकर जो आक्रोश था, जो दुख था, उसको आपने ठीक से पकड़ा है, उस नब्ज को पकड़ के उसको बहुत ठीक से मैं कहूँगा भुनाया है, और एक हर तरह के और हर क्षेत्र के भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले योद्धा के रूप में एक अपनी छवि बनाई, और लोग उस पर विश्वास करते हैं। ये भी अब हम सब मानते हैं कि दिल्ली से शुरुआत करके आपने दिल्ली में 2 साल में ही जो जगह बनाई है वो मतलब पिछले हमारे निकट अतीत में नहीं हुआ, और अब एक विकल्प के रूप में या तीसरे विकल्प के रूप में आप सामने हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आप जैसे हम देख रहे हैं, आप सबको एक ही पेंट से भ्रष्ट करते हैं, सब भ्रष्ट हैं, सब चोर हैं, सारी पार्टियां गड़बड़ हैं सिर्फ हमको छोड़ के, और हम सबको ठीक कर देंगे। ये बात सुनने में कुछ लोगों को जो दुखी हैं और क्रोधित हैं उनको अच्छी लग सकती है, वो आपके पास आ सकते हैं। लेकिन जिसे हम राष्ट्र निर्माण कहते हैं, जिसे हम भविष्य निर्माण कहते हैं, दिल्ली में नए रोजगारों का सृजन कैसे होगा, दिल्ली के उद्योग कैसे बेहतर होंगे, दिल्ली में जो अभी बेरोजगारी है वो कम कैसे होगी, दिल्ली से आगे का भी कोई विजन, कोई देश के लिए विजन आपके पास है। आप बहुत पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन विदेश नीति के मामले में या भारत के एक युवा बड़े नेता की कोई एक विश्व दृष्टि भी है क्या? अर्थनीति के बारे में आपकी कोई बात सामने नहीं आती। आपकी पूरी बातचीत में अब तक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और उसकी समस्याएं और उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पे असर, इसका कहीं कोई स्पर्श ही नहीं दिखता, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। तो एक मतलब मैं कहूं कि बहुत पॉपुलिस्ट किस्म का एक पॉपुलर जो गुस्सा है उसको आप आकृष्ट जरूर कर पाए हैं, लेकिन भविष्य निर्माण के लिए जो चीजें चाहिए वो अभी आपने कुछ खाका प्रस्तुत नहीं किया। आपने एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। आपने आर्थिक नीति पूछी, आपने ट्रेड पूछा, आपने इंडस्ट्री पूछी, आपने फॉरेन पॉलिसी पूछी, तो इसमें से किस चीज का? नहीं, सवाल यह है कि ये इन सब में से आपने अभी तक कुछ प्रस्तुत नहीं किया, आप सिर्फ एक ही चीज को भुना रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। पहली चीज तो ये कि अभी हमारी पार्टी बनी है सर, अभी 11 महीने हुए हैं टोटल, और कई चीजों के ऊपर हमारे अंदर भी चर्चा चल रही है, जनता के बीच में भी चर्चा करते हैं, कई चीजों के ऊपर धीरे धीरे स्टैंड इवॉल्व करते जा रहे हैं, और कई चीजों पे अभी भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं केवल फिर से एक चीज पे आ रहा हूं सर, कि जो आज शासन कर रहे हैं उनकी सर नीयत खराब है, और हम लोग ईमानदार नीयत से अंदर जा रहे हैं कई चीजों पे। जैसे आपने दिल्ली के बारे में एक छोटा सा उदाहरण लेते, ट्रेड और इंडस्ट्री का उदाहरण ले लेते। अब ट्रेड और इंडस्ट्री में सर मैं दिल्ली के बहुत ट्रेडर से मिला, हम लोग अपनी बंद कमरे में बैठ के 4 लोग पॉलिसीज नहीं बनाते। मैं दिल्ली के लगभग सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में जा चुका हूं, वहां की हालत देख चुका हूं।
दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, सर वहां पे सड़कें नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे बिजली, पता नहीं किस तरह से बेचारे इंडस्ट्री चला रहे हैं। सरकार ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं दे सकती, इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, पॉलिटिकल विल चाहिए। आप ट्रेडर्स की, व्यापारियों की बात कर लीजिए, दिल्ली के व्यापारियों की, जानबूझ के वैट ऐसा बनाया गया है ताकि व्यापारी जो है कुछ ना कुछ, व्यापारी कहता है जी मेरे से टैक्स ले लो, मेरा पीछा छोड़ो, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं टैक्स दे दूंगा, लेकिन ऐसा बनाया गया कि उसको जाके पैसे खिलाने पड़ते हैं। इसलिए एक्सटॉर्शनिस्ट सिस्टम, एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन है। तो अगर आपकी नीयत ठीक है तो सर एक तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल बॉटलनेक्स जो आर्बिट्ररी किए गए हैं उनको हटाना पड़ेगा, और दूसरी ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो ट्रेड और इंडस्ट्री को एनकरेज करे। 10 साल पहले तक दिल्ली होलसेल ट्रेड का हब मानी जाती थी, आज ये सारा ट्रेड डिफरेंशियल वैट की वजह से दिल्ली के बाहर चला गया है। इस ट्रेड को वापस लाना पड़ेगा, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर ट्रेड और इंडस्ट्री नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा, वेल्थ कहां से आएगी दिल्ली के अंदर। तो इन कई सारी चीजों पे हमने गौर किया है, लेकिन मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि बहुत सारी चीजों पे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मैं मनोज कुमार, पूर्व कंस्ट्रक्शन डायरेक्टर। मेरा सवाल है आपसे, हम मान लेते हैं केजरीवाल साहब कि आप सत्ता में आएंगे, अगर आप सत्ता में आते हैं और मेरा क्वेश्चन है लॉ एंड ऑर्डर पे, दिल्ली पुलिस आपको दे दी जाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे कायम करेंगे दिल्ली के अंदर? सर अगर दिल्ली पुलिस दे दी जाती है तो दिल्ली पुलिस के रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूं ये हाइपोथेटिकल है, दिल्ली सरकार देने वाली नहीं है। जब उनकी कांग्रेस की सेंटर में थी और कांग्रेस की स्टेट में थी तभी नहीं दी उन्होंने दिल्ली पुलिस, तो अब हमें कहां से वो दिल्ली पुलिस दे देंगे। अरुण जी नमस्कार, मेरा नाम है रेखा अग्रवाल, मैं एक वकील हूं हाईकोर्ट के अंदर, और मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी और कांग्रेस से कुछ अलग करके दिखाने की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। शायद आपने सिर्फ अपने नाम को कैपिटलाइज किया है आम आदमी की पार्टी, और एक जो आपका जो चिन्ह है, चुनाव का चिन्ह झाड़ू, और अब सबको झाड़ू मार के साफ कर देंगे। सबसे पहले आपने जो कहा था कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इतनी ट्रांसपेरेंसी है डोनेशंस के बारे में, जो सुनने में आया है, माफ करिए अगर मेरा फिगर्स गलत हो तो, कि सुनने में आया है कि करीब आपने 20 करोड़ रुपए की आपको डोनेशंस मिल चुकी हैं। जो हर कैंडिडेट का जो बजट है वो 15 लाख रुपए है, 15 इंटू 70 अगर मिला लेते हैं, 70 सीटें हैं, तो आपका बजट तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सीड कर चुका है, जो आपके पास तो बहुत ज्यादा पूंजी आ चुकी है। क्या आप उस फिगर का जो इतना बड़ा गैप आ रहा है उसके बारे में क्या करना चाह रही है? सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? क्या आप उसको कहीं पे बिगनिंग के अंदर ही कहीं पे उसको कर्व करने की कोई मंशा रखते हैं? नहीं, मैं आपको थोड़ा बता दूं, 3 एक्सपेंडिचर होते हैं मेन। एक होता है जिस दिन वो पर्चा भरता है कैंडिडेट, तब से लेके चुनाव तक, जैसे अभी 16 तारीख लास्ट डेट है, मान लीजिए 16 तारीख को मैंने पर्चा भरा, तो 16 तारीख से 4 दिसंबर तक के बीच में 14 लाख अलाउड होता है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। लेकिन कैंडिडेट का मान लीजिए 4 महीने पहले ही उसका डिक्लेयर हो गया, तो तब से लेके नॉमिनेशन वाली डेट तक भी वो खर्चा करता है 4 महीने, मैं बता रहा हूँ। दूसरा होता है पार्टी खर्चा करती है, सेंट्रल पार्टी, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है सारा, लेकिन उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, 10 करोड़ रुपया जो है वो 16 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में जरूरत पड़ेगी, और बाकी 10 करोड़ जो है वो जो अभी पिछले 6-7 महीने से हम लोग कैंपेन कर रहे हैं उसका खर्चा, प्लस पार्टी जो सेंट्रल लेवल पे जो खर्चा करती है, जैसे अभी एफएम के ऊपर, आप रेडियो के ऊपर वो देखते होंगे, एड्स देखते, वो पार्टी खर्चा करती है, वो बैलेंस उसमें से जाएगा। तो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा अंदाजा, मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी वाले ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च करने की कमिटमेंट कर रहा है, तो उनका कैंडिडेट का 700 करोड़ रुपए का दोनों का बजट है, उसके कंपैरिजन में 20 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, और वो भी हम 1 नंबर का पैसा दे रहे हैं। अरविंद जी नमस्कार, मेरा नाम दिबांग है। नमस्कार सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जब बातें करते हैं तो लगता है कि कोई नई बात होगी, लेकिन अगर आपको करीब से देखें तो लगता है कि यार ये तो कुछ बीजेपी वाला या कांग्रेस वाला तो नहीं। अभी आपने कहा कि आपके गुरु तुल्य, आपकी पिता तुल्य जो है वो आपसे नाराज है अन्ना जी। आप बीजेपी में देख लीजिए, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हों और कितने ही नेता हों, जो भी ये कहेंगे कि उनके गुरु और पिता जो है वो उनसे रूठ गए। कांग्रेस में भी यही हाल है। और आप करीब से देखिए, जिसके बारे में राधिका ने भी सवाल पूछा, जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि बरेली में आप जिस मौलाना से मिलने गए उस पर मामला चल रहा है, क्या आप ये कहेंगे कि आप उससे समर्थन नहीं लेंगे? दूसरी बात, दिल्ली में आप एक और मौलाना से मिलने चले गए, मौलाना उमरी की मैं बात कर रहा हूं। तीसरी बात,
मैं बात कर रहा हूं कि जो फेक एनकाउंटर हुआ बाटला कांड का, उसको आपने फेक बताया एनकाउंटर को। वहां मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो रास्ते खोल रहे हैं वो वही है जो कांग्रेस खोलती है मुस्लिम वोटों के लिए। एक और बात मैं ये पूछ रहा हूं, आप लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है, आप कहते हैं कि हम आम आदमी की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल किस तरह से चुनाव से पहले सीएम बन चुके हैं, सीएम उम्मीदवार हैं। अरे भाई, आपके लोग जीत कर आएंगे, वो तय करें कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कैसे बनेगा मुख्यमंत्री। ये सब चीजें जब पहले से तैयार हो जाती हैं तो लगता है कि आप भी कुल मिलाकर उन्हीं लोगों में से हैं जिनका विरोध कर रहे हैं। सर, आप अलग कहां से हैं? हमने तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। सर, आप सीएम कैंडिडेट हैं या नहीं? आप सबसे कहते हैं आइए मेरे से बहस कर लीजिए। आप कहते हैं कि मैं वहां पर जाके वो करूंगा, मैं ये करूंगा। आपका और कोई तो कहता नहीं है। सर, और कोई कहता है क्या ये बात? हमने कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस रिलीज दे के सीएम कभी नहीं किया हम लोगों ने। तो नहीं, वो तो जनता ही तय करेगी सर। स्टिकर लगे हुए हैं गाड़ियों पे, मेरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वो तो जनता के लगे हुए हैं। आपने आपकी तरफ से सारा, पर मैं ये कह रहा हूँ सर, ये कहा जाए, एक मिनट, क्या आप तौकीर रजा खान जिसके पास आप गए थे, जिन्होंने आपको समर्थन का वादा किया, क्या आप उनको मना करेंगे? आप मेरे पास मत आइए, अब मुझे पता चल गई। सर, मैं एक बारी पता कर लेता हूँ, जो भी उन्होंने बताया है। सर, दूसरा मैं एक चीज मैं कह दे सर, एक मिनट, मैं उस पर आता हूँ, वो बहुत जरूरी है, मुस्लिम वोटों वाला जो आपने कहा। सर किशोर जी, बस एक मिनट। हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में जहर पैदा किया जाता है। अगर हमें उसको साथ लाना है तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में ही मोहब्बत की बात करनी पड़ेगी। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जहर पैदा करते हैं, और मैं कहूं भाई किसान और मजदूरों के बीच में मोहब्बत होनी चाहिए, तो वो नाम हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं बंबई गया, बंबई में एयरपोर्ट से उतरा, किसी ने आके मेरी सर पे एक मराठी की टोपी रख दी, मराठी में लिखा था मैं हूं आम आदमी। मैं 2 दिन तक पहन के घूमता रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं वापस लौट के आया, बंगाल से एक लड़का आया, उसने मेरी सर पे बंगाली की टोपी रख दी, 2 दिन पहन के घूमता रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन तमिल से लड़का आया, उसने तमिल की टोपी रख दी, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन मैं स्टेज पे बैठा था, वो जंतर मंतर का जो हमारा कार्यक्रम हुआ था, किसी ने लाके मेरे सर पे उर्दू की टोपी रख दी। क्या बवाल मच गया। फेसबुक पे मुझे गालियां, मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हो, मुस्लिम अपीजमेंट। मराठी की टोपी से कोई दिक्कत नहीं है, तमिल टोपी से कोई दिक्कत नहीं है, बंगाली टोपी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उर्दू की टोपी पहनते ही हम कहते हैं मुस्लिम अपीजमेंट करने लगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा तो नहीं इन पार्टियों ने हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं जहर भर दिया, उसको दूर करने की जरूरत है। आप जैसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारी लड़की का कत्ल किया गया, संतोष कोहली का। वो दलित लड़की थी, उसके लिए लड़ा मैं। किसी ने नहीं कहा कि दलित अपीजमेंट कर रहा है। मैं, वो 5 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, उसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किए। जो वो बिहारी लड़की थी, किसी ने नहीं कहा ये बिहारी का अपीजमेंट कर रहा है। जब ये सारी मीडिया की खबरें आई, हमने कहा भाई इशरत जहां मामले में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बस इतना कहा था। सबने एकदम से कहा कि आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हो। सर, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। बाटला हाउस के मामले में, जो बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद टीम्स गई थी, इंडिपेंडेंट टीम्स गई थी, उन इंडिपेंडेंट टीम्स के ने जो सर्कमस्टांसेस रखे थे, उन सर्कमस्टांसेस से एक ये शक पैदा हुआ कि कहीं वो, क्योंकि अगर उस एनकाउंटर के अंदर जो लोग मारे गए थे वो आतंकवादी थे, तो सर उनके माँ बाप तक तो पहुंचना चाहिए था। उनको क्या मारे बिना पकड़े जाने की जरूरत थी? तो हमारा ये कहना था कि क्या वो एनकाउंटर बचाया जा सकता था, रोका जा सकता था। लेकिन जब जजमेंट आया कोर्ट का, हमने तुरंत कहा कि हम जजमेंट का स्वागत करते हैं। ये वाला मुद्दा जजमेंट के पहले का था, हम जजमेंट का स्वागत करते हैं। जज ने कह दिया भाई ये वो था, हम मानते हैं उसको। अरविंद जी, मेरा नाम वर्तिका नंदा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ। बात टोपी की चल रही है और जनता को भी यही डर है कि उसके सिर पर कोई टोपी इस बार भी ना पहना दे। डर वही है। आप आम आदमी की जब बात करते हैं, भ्रष्टाचार और आपको लगता है कि महंगाई यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। आम आदमी की बात करते करते आप आम औरत को बड़ी आसानी से भूल गए ऐसा लगता है। और इसका आंकड़ा ये है कि 61 सीटों की आपने जो भी घोषणा की, उनमें सिर्फ 4 महिलाओं को आपने टिकट दिए हैं। ऐसा क्यों आपने किया? जो आप सत्ता में आने के बाद, अगर आप सत्ता में आए, जो आप करेंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। आज आपके हाथ में जो है, आप वहां क्यों फिसल गए? मैं सहमत हूं आपसे। पहली चीज तो ये कि महिलाओं वाले मुद्दे पे 6 को दिए हैं, पर एनीवे 6 और 4 में कोई खास फर्क नहीं है।
नहीं 6 हैं अभी, लेकिन 6 और 4 में कोई खास फर्क नहीं है। हम लोग यहाँ पे कमजोर पड़े हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मुझे स्वीकार करने में कोई वो नहीं है कि हमें ज़्यादा महिलाओं को टिकट देनी चाहिए थी और कम महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दी है। मैं केवल ये बता सकता हूँ, यहाँ पे नाम लेने ठीक नहीं है, कम से कम 15 ऐसी महिलाएं हैं जिनको मैंने खुद अप्रोच किया था कि आप आइए और आप हमारे इसमें, एक उदाहरण मैं देता हूँ, नीलम कटारा जी हैं जो बहुत जुझारू औरत हैं, उनको मैंने अप्रोच किया था, उनको मैंने कहा था कि आप आइए, बिकॉज इस वक्त ज़रूरी ये है कि सारे अच्छे लोगों को साथ आने की ज़रूरत है, लेकिन उन सब ने मना कर दिया फॉर देयर ओन, सबके अलग अलग रीजन से, उनकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो हम इसमें कमज़ोर पड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम इसको डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। अरविंद, मेरा नाम दिव्या है, मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से ताल्लुक रखती हूं और आपसे महिलाओं की बात चल रही है तो आपसे वही सवाल करना चाहूंगी। आपने भ्रष्टाचार पे बहुत कहा है और आपके जन लोकपाल बिल खुद उसके बिल में लिखा है कि सैंक्शन, जो मंजूरी की जरूरत है, चाहे अगर कोई भी भ्रष्टाचार का केस हो तो उसमें जरूरी नहीं होनी चाहिए। वही चीज आप बाकी अपराधों के लिए क्यों नहीं कहते? जैसे महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं, चाहे सुरक्षा बल हो या बाकी सिक्योरिटी एजेंसी, सरकारी एजेंसियां, सभी इसका बहुत फायदा उठाती हैं, वो नहीं है। तो आप उस विषय में क्या करेंगे? और जहां तक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन उसका ताल्लुक रखते हैं, उसमें आपका और आपकी पार्टी का डेथ पेनल्टी पे क्या राय है, वो मैं जानना चाहती हूँ। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि हम राय रखने से ज्यादा कर्म पे विश्वास करते हैं। पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर काम किया है, मैं उसमें शामिल रहा हूं। मैं आपको 2 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। जब 5 साल की लड़की का रेप हुआ था, शीला दीक्षित जी तो खड़े होकर कहती हैं दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। 18 अप्रैल को दिन में 2:48 पे हमारे ऑफिस में फोन आया था उसके चाचा का, तब तक मीडिया नहीं पहुंचा था, मीडिया 19 अप्रैल को पहुंचा था। उसके चाचा का फोन आया कि मेरी 5 साल की भतीजी से 2 दिन पहले बलात्कार किया गया है और आप कुछ मदद कीजिए। हमने उसको ये नहीं कहा कि हमारी आपके पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती है, हमारी सरकार नहीं है। हमारे 1000 कार्यकर्ता गए, उन्होंने गांधीनगर पुलिस थाने का घेराव किया। मैं एक मिनट आ रहा हूं प्लीज। और गांधीनगर पुलिस थाने का घेराव किया और उसकी एफआईआर दर्ज कराई और उस मामले में अगले दिन फिर मीडिया की मदद से उसको शिफ्ट करवाया गया दूसरे हॉस्पिटल में। अगर नहीं गए होते तो वो लड़की, बिकॉज जिस दयानंद अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया था वहां पे ऑपरेशन करने की सुविधाएं वगैरह नहीं थी, वो लड़की मर जाती। दिल्ली के गोकुलपुरी के अंदर एक महिला का गैंगरेप 3 दिन तक किया गया, उसकी एफआईआर नहीं कर रही थी पुलिस। हमारे 400 कार्यकर्ताओं ने जाके उसकी एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने घेराव किया और पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। लेकिन पुलिस इतनी ज्यादा नाराज हो गई शाम तक, उन्होंने हमारे 18 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और उनको इतनी बुरी तरह से पीटा। 3 की उन्होंने हाथ की हड्डियां तोड़ दी, 1 की उन्होंने पैर की हड्डियां तोड़ दी और 1 को इतनी बुरी तरह से मारा कि वो बेहोश हो गया। और जब उसको होश आया और उसने पानी मांगा तो पुलिस वालों ने उसको पेशाब पिलाने की कोशिश की। मैं ये कहने की कोशिश, मंजूरी किससे लेनी पड़ती है? आपकी माइक मेरे पास है, इसलिए आपके सवाल वहां तक भी जा रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद नहीं होनी चाहिए, नहीं, सैंक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने जन लोकपाल बिल में बोला है करप्शन के मामलों में नहीं होनी चाहिए, क्या आप ये कमिटमेंट बाकी अपराधों के लिए भी बोलेंगे कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, अपराधों के लिए क्यों अलग से हो। लेकिन अगर इसका जो मुझे लगता है, जैसे पुलिस है, पुलिस अगर किसी को अपनी ड्यूटी के दौरान किसी को मारती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शायद 197 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो इसको मतलब मैं इमीडिएटली नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली किन अपराधों के लिए किस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, लेकिन इसको स्टडी तो करना चाहिए। पर ब्रॉडली इन प्रिंसिपल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर कोई ऑर्डिनरी सिटीजन अपराध करता है और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपराध करता है तो दोनों के बीच में फर्क क्यों होना चाहिए। अरविंद जी, मैं प्रफुल्ल बख्शी हूं, नया दौर पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूं। अभी आपने कई चीजों के बारे में बोला, स्पेशली आप भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर चल रहे हैं, पर आप इस पार्टी आप लीडर बन रहे हैं, आपकी अब तो जो दृष्टि है दिल्ली से बाहर जानी चाहिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है देश की सुरक्षा और सुरक्षा नीति, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी। क्या आपने उस पर कुछ विचार विमर्श किया है? खासकर पाक और चीन के संदर्भ में
हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, वही टेररिस्ट को आपके द्वार पर लेके आ रहे हैं। आप क्या इसमें राय है? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पत्रकार आया, उसने पूछा जी आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी चाइना की पॉलिसी क्या है, आपकी फलानी पॉलिसी क्या है। मैंने कहा जी थोड़ा सा मायावती जी से भी पूछ लीजिए उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, मुलायम सिंह जी की फॉरेन पॉलिसी क्या है। भाई वो तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जिस तरह के देश के हालात देख रहे हैं, पता नहीं किसकी सरकार बन जाए और कौन प्रधानमंत्री बन जाए। मैं ये कहना, मैं आ रहा हूं सर, उस पर आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट। मैं आ रहा हूं सर। आप यस की बात करते हैं, मैं आप ये सवाल ऐसा सेट नहीं कर सकते ये बोल के कि आप इसको पूछिए उसको पूछिए। मैं आ तो रहा हूं सर उस पे। आप ये कहते हैं कि मुझे देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। आप दिल्ली में अल्टरनेट सरकार देने का प्रयास कर रहे हैं।